हाँ दोस्तों आज हम लोग बीएसएससी का इंटर लेवल का ठीक है सेट नंबर 9 देखने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और 8 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपनी एक सीट पक्का कीजिए। दोस्तों बीएसएससी सीजर का यहाँ पे प्रैक्टिस चल रहा है, बिहार डीएलएड का चल रहा है, बिहार जीपी का चल रहा है, बीपीएससी टीचर का चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे सेट का संग्रह किया जा रहा है, तो आइए और अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना कारवां। देखिए यहाँ पे सेट नंबर 9 भी लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे उसके बाद सारे क्वेश्चन को हम लोग 1 बाई 1 करके लगाएंगे और समझ समझ के लगाएंगे। ठीक है, हड़बड़ाएंगे बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का अपना ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है, ज़्यादा बड़ा करेंगे तो दिक्कत हो जाए, तो इसको इतना ही को रहने देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा है 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था। तो किसने जीता था, याद रखिए ऑप्शन 1। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है न्याय के समान प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब शासन की जो प्रणाली प्रभावी होती है उसे डैश कहा जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन ए सैनिक शासन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का पात्रता मापदंड नहीं है। याद रखिएगा ऑप्शन, देखिए यहाँ पे ये तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो किसी अन्य लाभ पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, सर 35 वर्ष या इससे अधिक आयु का होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए उसे राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने जाने का अर्थ होना चाहिए, जो ये गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है डांस स्थापत्य कला की एक द्रविड़ शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है। तो याद रखिएगा कौन सा है, तो ऑप्शन 3 बेसर शैली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। तो याद रखिएगा किसने करवाया था, तो ऑप्शन 1 शाहजहाँ। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है। तो याद रखिए ऑप्शन 4 सुअर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को डैश के नाम से जाना जाता है। याद रखिए ऑप्शन 3 मल्चिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण के रूप में वर्गीकृत नहीं है। याद रखिएगा ऑप्शन 1 राज्य सार्वजनिक लोक उपक्रम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे तेयम एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक कला रूपी है जिसका उद्भव डैश राज्य में हुआ था। तो कहाँ पे और याद देखिए ऑप्शन 2 केरल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में डैश को चिन्हित किया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 19 नवंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बौद्ध त्योहार सोंगक्रान निम्न में से किस भारतीय राज्य में प्रमुखतः मनाया जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन 1 अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 1982 में दिल्ली में आयोजित हुए एशियाई खेलों में शुभंकर के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया गया था। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन कटा हुआ है, देखिए यहाँ पे 4 अपू हाथी का बच्चा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया इनमें से कौन किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री रहे। तो याद रखिए ऑप्शन 4 पवन कुमार चामलिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 कोलकाता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। याद रखिए ऑप्शन 4 साबरमती। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया किन्नौर में हंगरंग घाटी के सैलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो याद रखिए ऑप्शन 4 लेप्चाला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल है। याद रखिएगा ऑप्शन 1 तार के ब्रिज। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पानीपत की तीसरी लड़ाई डैश को लड़ी गई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन 1
14 जनवरी 1971 का 1771 को, ठीक है, 61 को, याद रखिएगा दोस्तों, 14 जनवरी 1761 को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नीचे है, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 51 51, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ICCR ने बिहार में डैश में वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया। तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लाइफ मंत्रा डैश द्वारा लिखित एक पुस्तक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 सुब्रत रॉय सहारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे डैश का वंश नाम जीनस नाम कुकुबिता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 कद्दू, ठीक है, कुकुरबिता, ठीक है। उसके बाद नहीं अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 अरबी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 गन्ना, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां असंतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पादन हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 बाजार संतुलन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि पृथ्वी पर सबसे निचला ज्ञात बिंदु डैश को कहा जाता है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो याद रखिए ऑप्शन 2 चैलेंजर डीप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया है कि 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ औपचारिक रूप से किस समूह में शामिल हो गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 G20, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि किस देश ने फीफा फुटबॉल विश्व कप शुरू होने के बाद से अब तक सभी में भाग लिया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 ब्राज़ील, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मध्य भारत में उभरे सत्यनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो याद रखिए ऑप्शन 1 चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। तो याद रखिए ऑप्शन 1 1773 का विनियमन अधिनियम, ठीक है, विनियमन अधिनियम। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक की लेखक या लेखिका कौन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 किरण बेदी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का उदाहरण है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुकला के भारत इस्लामी के रूप में एक अभिन्न अंग था। तो याद रखिए ऑप्शन 1 गुंबद, ठीक है। उसके बाद देखिए हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है। तो याद रखिए ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन से ऊपर में है और इसको याद रखिएगा सीप किला, ठीक ना, सीप किला, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का पहला शासक था जिसे महाराज धीराज की भव्य उपाधि धारण की थी। तो याद रखिए ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है जहाँ सिटी पैलेस स्थित है। तो याद रखिए ऑप्शन 4 उदयपुर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया लाहौर डैश राज्य का लोक नृत्य है। तो याद रखिए ऑप्शन 1 मेघालय, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो याद रखिए ऑप्शन 3 अनुच्छेद 26, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय नियमित में से कौन है। तो याद रखिए ऑप्शन 1 अभिनव बिंद्रा, ठीक है। उसके बाद देखिए कि UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 नैरोबी केन्या, ठीक है। उसके बाद है
राज्य विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने उसका गठन की शक्ति किसके पास है? तो याद रखिए ऑप्शन 1 संसद। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किस बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है? तो याद रखिए ऑप्शन 3 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार SGSY वर्ष डैश में शुरू की गई थी? याद रखिएगा ऑप्शन 2 1999 में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौतों के संशोधित प्राधिकरण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के इस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? याद रखिएगा ऑप्शन 4। ठीक है। ऑप्शन 4 7वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2015। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत के किस स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? याद रखिए ऑप्शन 2 शांति निकेतन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है क्योंकि डैश? तो याद रखिए ऑप्शन 3 भूमि जल की तुलना में धीमी गति से ठंडी होती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कथकली किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखिए ऑप्शन 2 केरल। ठीक है। US ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता था? किसने जीता? याद रखिए ऑप्शन ऊपर है ऑप्शन 3 कोको गॉफ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया अहिंसा के माध्यम से सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए प्रदान किए जाने वाले गांधी शांति पुरस्कार का सृजन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 1995 में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 अकबर। ठीक है। 1576 में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे विज्ञान और गणित है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा कैमिलो गोल्जी को 1906 में तंत्रिका तंत्र के संरचना पर उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार किसके साथ संयुक्त रूप से मिला था? तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 सैंटियागो रामनाई कैजाल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रासायनिक संरचना की पहचान करें? तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 KOH। ठीक है। किस तत्व का प्रतीक ग्रीक नाम हाइड्रांजियम से लिया गया है जिसका अर्थ है तरल चांदी जो इसकी चमकदार सतह को दर्शाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 पारा मरकरी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है आवर्त सारणी के समूह 13 का कौन सा तत्व हमारे कमरे के तापमान से कुछ अधिक होने पर द्रव अवस्था में बदल जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 गैलियम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नरम धातु है जो हवा में प्रज्वलित होती है और पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और आवर्त सारणी में इसकी परमाणु संख्या 37 है? तो याद रखिए ऑप्शन 4 रूबिडियम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो शुक्राणु कहाँ बनते हैं? याद रखिए ऑप्शन 1 वृषण में। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया यह आवर्त सारणी का 18वें समूह से संबंधित तत्व है जिसका उपयोग वल्कनाइज रबर के निर्माण में किया जाता है। यह तत्व गर्म एवं शांत HNO3 के साथ अभिक्रिया के सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। यह कौन सा तत्व है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 सल्फर। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉर्डेटा से संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 एम्फियोक्सस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बॉल इंटू विस्थापन डैश के बराबर होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 कार। ठीक है। ऑप्शन 4 कार। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बोला गया है किसी पदार्थ का एक आवश्यकता से अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और विकृत कर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है डैश एक ऐसा कारक है जो किसी निकाय को गतिमान अवस्था में लाता है या लाने का प्रयोग करता है या रोकता है या रोकने का प्रयास करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 बल। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया दिए गए आकार एक घटक है एक घटक जिसका प्रतिरोध कम होता है कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ऑप्शन 2 सुचालक। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है डी बलों के तत्वों को इस नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 संक्रामक तत्व। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है
सर्वाधिक ऋणावेशित तत्व बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो कितना होता है? तो ऑप्शन 3 NS² Np5, ठीक है। उसके बाद सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की ऐसा इकाई है, तो कितना है? तो ऑप्शन 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg², ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है कि परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है? तो याद रखिए ऑप्शन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद है एक कार्बनिक यौगिक में एंजाइमों की क्रिया द्वारा होने वाला एक धीमी रासायनिक परिवर्तन जो छोटे छोटे अणु उत्पन्न करता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है? याद रखिए ऑप्शन 1 किण्वन, ठीक है। उसके बाद है मानवों में डैश के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, तो जैसे कि कौन सा? तो ऑप्शन 3 रज्जु, स्वर रज्जु, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है 12 ग्राम ऑक्सीजन में डैश मोल होते हैं, तो कितना होते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन 3 0.375, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है दाएं अलिंद बाएं निलय के बीच स्थित दाएं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम अलिंद निलय झिल्ली में मौजूद तत्व को क्या कहते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन 2 त्रिकपर्दी बाल्ब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है डैश अधिक विभेदक उत्पत्ति को संभव बनाता है, तो याद रखिए ऑप्शन 1 लैंगिक प्रजनन। धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने परमाणु मौजूद होते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 10, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एक 10 kg का पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। याद रखिएगा दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ऊपर है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 400 जूल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 0.6 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? तो याद रखिए ऑप्शन 4 0.6 ग्राम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है डैश समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है, तो याद रखिए ऑप्शन 2 थैलोफाइटा, ठीक है, थैलोफाइटा। तो दोस्तों हमने जीके जीएस और करंट को काफ़ी अच्छे से किया और समझ के किया, हड़बड़ा के बिल्कुल भी नहीं किया, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइए। दोस्तों आपसे एक जरूरी इन्फॉर्मेशन है, यदि आप बीपीएससी टीचर, बिहार डीएलएड, बिहार पुलिस चालक ड्राइवर, बीएसएससी इंटर स्तरीय, बीएसएससी स्नातक स्तरीय की आप तैयारी करते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ डेली पे सेट कराया जा रहा है और हर सेट अच्छा खासा लेवल का रहता है, ठीक है दोस्तों। और प्रकाशन भी बढ़िया है, तो अपने दोस्तों को बताएं, आप भी जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।